बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान जहां अभी अभी थोड़ी देर पहले खैबर पख्तूनख्वा इलाके में पैरामिलिट्री फोर्स के कैंप पर आतंकी हमला हुआ है। इसमें पाकिस्तान के 2 जवान मारे गए। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। सवाल यह है कि इमरान खान की कितने घंटे उनके पास अब बाकी हैं और उनकी सरकार कितने दिन की मेहमान है। सवाल यह भी है कि इमरान खान क्या सरकार जोड़ तोड़ से बचा पाएंगे। ये 2 तस्वीरें पाकिस्तान की हालिया सूरत हाल बताने के लिए काफ़ी हैं। एक तरफ पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्सेस पर हमले हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा वो जगह है जहां पर पिछले 1 साल में 3 से ज़्यादा आतंकी हमले हुए हैं। तो लगातार परेशानियां बढ़ती ही जा रही है इमरान खान के लिए। और इस बीच पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान में विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर एक बड़ा आरोप लगाया है। शहबाज शरीफ ने आरोप लगाया है कि इमरान की सरकार बचाने के लिए उनकी पत्नी तांत्रिक साधना कर रही है। शहबाज ने कहा कि इमरान की पत्नी बुशरा बीबी बड़ी तादाद में मुर्गों को जला रही है। उन्होंने कहा कि ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। तांत्रिक तरीके आजमा रही है इमरान की बीवी। बड़े तादाद में मुर्गों का मीट जलाया जा रहा है। ये आरोप है शहबाज शरीफ का। पीएम आवास पर हो रही है तांत्रिक क्रिया और इसमें इमरान की बीवी हिस्सा ले रही हैं और किसी भी तरह से बचाने की कोशिश कर रही हैं इमरान सियासत में ही बने रहे। नहीं मिलती खाने के लिए। आज रोटी को लोग तरस रहे हैं, बच्चे दूध को तरस रहे हैं। शीरखार और बनी गाला में जादू टूने के मुर्गे का गोश्त उसको जलाया जाता है। अंदाजा करें ये आलम है। और फिर कहते हैं रियासत मदीना और अमर बिल मारूफ। लेकिन उनके पास रियासत मदीना की बात करते हैं और अमर बिल मारूफ की बात करते हैं और नहीं मुनकर की बात करते हैं। उनको अपने गरेबां में झांकना चाहिए। जाके देखें आईने में अपना चेहरा। ये तो जो जादू टूना जो है मदीना शरीफ में यहूदियों ने इस तरह की हरकत की थी। तो ये जिसको यानी कुरान हकीम में जिसमें इसके खिलाफ सख्त तनबीह की गई है, वहां पर मनो मुर्गी का गोश्त जलाया जाता है और वहां पर मनो मुर्गी का गोश्त जलाया जाता है। खिलाया नहीं जाता, जलाया जाता है। देखिए, इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी हमजा आमिर बने हुए हैं। सीधे उनके रुख करते हैं पाकिस्तान से। और सबसे पहले कोई भी खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई हमजा आमिर के जरिए आप सबसे पहले बीपी न्यूज़ पर देख रहे हैं। हमजा, जो शहबाज शरीफ ने आरोप लगाया कि मुर्गे जलाए जा रहे हैं, तांत्रिक क्रिया की जा रही है, क्या पाकिस्तान में इससे पहले भी इस तरह की कभी खबर आई है कि पद बचाने के लिए, पोस्ट बचाने के लिए इस तरह की क्रिया की जा रही हो, या सिर्फ मुर्गे रोस्ट किए जा रहे थे खाने के लिए और उसको शहबाज शरीफ ने ये एंगल दे दिया? देखिए, इमरान खान की जो अभी हालत है, शायद अब उनको दुआओं का सहारा ही रह गया है। और उनकी जो बीवी हैं वो एक स्पिरिचुअल बैकग्राउंड की हैं और वो माना जाता है कि वो काफ़ी हद तक जो है वो इमरान खान को बहुत सारी चीज़ों में, इमरान खान के हाथ में अब आप देखते हैं एक अंगूठी होती है और तस्बीह होती है। वो कहा जाता है कि इमरान खान को मज़हब की तरफ लाने वालों में एक उनका बड़ा हाथ है। तो इस तरह की चीज़ें ये सुपरस्टिशंस हैं। लेकिन ऐसे पहले भी कहा जाता था कि जरदारी साहब जो हैं वो काला बकरा काटा करते थे अपने घर के बाहर या अपने घर के अंदर नज़र से बचने के लिए, और इस तरह की जो है वो चीज़ें की जाती थी। बट अगेन क्योंकि शहबाज शरीफ ये बात कर रहे हैं और बड़े दावे से कर रहे हैं, इसकी रेलेवेंस इमरान खान की किस तरह से सियासत में बनती है इसका तो नहीं मालूम। लेकिन हाँ, ये ज़रूर अंदाज़ा है कि इमरान खान को अब दुआओं की बड़ी सख्त ज़रूरत है और अगर इस तरह से भी उनकी सीटें बच सकती हैं तो क्यों नहीं। और ऐसे में जायज़ है हमजा कि किसी भी तरह से उनकी बीवी चाहेंगी कि वो कुर्सी पर बने रहें, तो चाहे तंत्र मंत्र हो, चाहे कोई भी हो तरीका, उसे आजमाने की कोशिश शायद कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में अपनी कुर्सी बचाने के लिए इमरान खान ने एक बड़ा दांव खेला है। ये एक ऐसी चाल है जिसका काट खोजना विपक्ष के लिए भी आसान नहीं होगा। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान में सत्ता का खेल वाकई दिलचस्प हो गया है। आखिरी ओवर तक लड़ने की जिद पर अड़े इमरान ने विपक्ष पर ऐसा बाउंसर मारा है कि विपक्ष को भी तारे नजर आ रहे हैं। इमरान खान ने अपने सभी सांसदों को चिट्ठी लिखकर सख्त हिदायत दी है कि उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कोई भी सांसद सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग न करे। यहां तक कि पीटीआई के सांसदों को मतदान वाले दिन सदन में आने से भी रोका गया है।
ऐसा करके इमरान खान ने विपक्ष की मुसीबत भी कुछ बढ़ा दी है। अब विपक्ष को इमरान की पार्टी या उनके सहयोगी दलों से कुछ सांसद तोड़कर सरकार गिराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 172 सांसद जुटाने होंगे। लेकिन इसमें एक पेच है। पेच ये कि पाकिस्तान के संविधान के आर्टिकल 63A के मुताबिक अगर किसी भी पार्टी का सांसद अपनी पार्टी के व्हिप के खिलाफ जाता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इमरान से नाराज चल रहे सांसद अब इस हिदायत के बाद क्या करते हैं। पाकिस्तान की संसद में कल से अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू होगी और 3 दिन बाद यानी 3 अप्रैल को बहुमत परीक्षण होगा। विपक्ष इमरान की पार्टी के 2 दर्जन से ज्यादा सांसदों को तोड़ने का दावा कर रहा है, लेकिन इमरान भी झुकने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान के इतिहास में अब तक किसी भी प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता से बेदखल नहीं किया गया है और खान इस चुनौती का सामना करने वाले तीसरे प्रधानमंत्री हैं। गुजरात काडर के आईएएस अधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पीएमओ में इन्होंने नजदीकी से काम किया। अब इनको उत्तर प्रदेश में 1 साल पहले एमएलसी बनाकर भेजा गया और अब मंत्री बनाया गया है। अरविंद कुमार शर्मा अब ऊर्जा मंत्रालय और नगर विकास मंत्रालय देखेंगे। इसके अलावा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद ने भी कार्यभार संभाला। ये दोनों पहली बार ही मंत्री बने हैं। ए.के. शर्मा आईएएस अधिकारी थे जबकि दानिश राजनीतिक कार्यकर्ता थे। दोनों ही पहली बार मंत्री बने और दोनों को महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी गई। अरविंद कुमार शर्मा दरअसल पहले गुजरात काडर के आईएएस अधिकारी रहे हैं। उन्हें बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के करीब माना जाता है। काम संभालने के बाद अरविंद शर्मा से बात की हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी ने। सरकार के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने आज अपना चार्ज संभाल लिया है। शर्मा जी कितना ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं? बहुत आप देख रहे हैं यहाँ बहुत ऊर्जा है इस कमरे में भी और पूरे विधानमंडल में भी। 100 दिन का एजेंडा मुख्यमंत्री जी ने बनाने को कहा है, क्या तैयारियां रहेंगी सर? अब उसकी हम आज चर्चा करेंगे। आज ही हम दोनों विभागों के साथ हमारी डिटेल डिस्कशन आज हमने रखा है, उसके बाद हम तय करेंगे। एक संकल्प पत्र में घोषणा थी कि किसानों को बिजली जो है सिंचाई के लिए मुफ्त दी जाएगी, उसकी स्ट्रेटजी सर क्या प्लान? सारी बातें आज की चर्चा में आएंगी और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके सूचना के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। आखिरी सवाल है सर, वो हमेशा से बिजली कटौती एक बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन पिछले 5 सालों में काफी नियंत्रण पाया गया है। ये जो सिलसिला है ये बरकरार रहे, इसकी सर क्या तैयारियां? मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को पिछले 5 साल में आपने स्वयं कहा कि बिजली कटौती कम हुई है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सरकार थी उनकी पूरी टीम थी उसको बधाई देता हूं। आने वाले दिनों में जो क्वालिटी ऑफ पावर जो होता जिसको बोलते हैं उसमें हम और सुधार करेंगे और बेहतरी लाएंगे और अच्छा करेंगे। नगर विकास महकमा भी है सर, उसकी प्रायोरिटीज क्या रहेंगी, उसका एजेंडा किस तरह? अब मैं आज बैठने वाला हूं सबके साथ, लेकिन सबसे प्रमुख या पहली बात भी और अंतिम बात भी यही है कि शहरों में रहने वाले नागरिकों को पहले से बेहतर जीवन मिले, खुशहाली बढ़े, क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी बेहतर हो, यही हमारा ध्येय है। शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं। ए.के. शर्मा हैं कैबिनेट मंत्री जो अपना कार्यभार आज संभाल रहे हैं और कह रहे हैं कि लोगों के जीवन स्तर में कैसे हम गुणात्मक तरीके से बदलाव ला सकें, इसकी कोशिश जारी है। अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ मंत्रणा करेंगे और आगे की स्ट्रेटजी बनाएंगे। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, लखनऊ। तो एकदम खिलाड़ी नेता की तरह ए.के. शर्मा बात कर रहे थे। आईएएस अधिकारी से राजनीति में उन्होंने कदम रखा है। बात कर लेते हैं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री योगी मंत्रिमंडल का मुस्लिम चेहरा दानिश आजाद की। आज काम संभालने के बाद उनकी चुनौतियां और योजनाओं के बारे में संजय त्रिपाठी ने बात की। उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त राज्य मंत्री दानिश आजाद इस वक्त मेरे साथ में हैं। दानिश भाई, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग आप मिला है आपको, कैसे करेंगे अल्पसंख्यक कल्याण? निश्चित तौर पे मोदी जी और योगी जी के सपने को आगे ले जाएंगे हम लोग, और जो ग्राउंड लेवल पे हम मिल के काम करेंगे। हम शहरों में जाएंगे, अल्पसंख्यक बाहुल्य जो बस्तियां हैं वहाँ जाएंगे, वहाँ की जो ज़रूरतें हैं उसको हम देखेंगे और उस ज़रूरतों को पूरी ईमानदारी के साथ पूरा करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो पिछले 5 साल में जो हमारी जो सरकार थी उन्होंने जो भी अल्पसंख्यकों के लिए कार्य किए हैं उनको और अच्छा बेहतर कैसे बनाएं, उसको और इम्पैक्टफुल कैसे बनाएं, उसमें और क्या ऐड ऑन करें ताकि और भी अच्छा हो सके, इन तमाम चीज़ों पर विचार विमर्श किया जाएगा। आज तो पहला दिन है, आज आप सबका आज आशीर्वाद चाहिए और आने वाले दिनों में आप सबकी मदद से, आप सबके सहयोग से हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। दानिश भाई, मुख्यमंत्री ने 100 दिन का एजेंडा मांगा है, क्या आप उस एजेंडे में क्या लेकर के जाएंगे? उस एजेंडे में है माइनॉरिटीज़ के लिए, अल्पसंख्यकों का जो एजुकेशन है
उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उनका जो स्किल डेवलपमेंट है, उनके रोज़गार परक जो योजनाएं हैं उसको और इफेक्टिव बनाना है। इन तमाम मुद्दों पे अभी अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी और एक पूरा खाका तैयार किया जाएगा माइनॉरिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए, अल्पसंख्यकों के डेवलपमेंट के लिए, और उस खाके को हम माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम इस विभाग को और बेहतर बनाने की पूरी प्रण लेते हैं। और इस समय जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता देते हैं। वायरल वीडियो में टीएमसी के जो विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती वोटर्स को धमकाते नजर आ रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने सख्ती दिखाई है और टीएमसी विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती को अगले 7 दिन के अंदर अंदर किसी भी तरह का चुनावी प्रचार करने पर रोक लगा दी है। नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती 6 अप्रैल की रात 8 बजे तक ना तो कोई चुनावी रैली कर पाएंगे और ना ही किसी भी रोड शो में वो दिख सकते हैं, और साथ ही कोई इंटरव्यू भी वो नहीं दे सकते या फिर घर घर जाकर प्रचार भी नहीं कर सकते। तो सख्ती दिखाई है चुनाव आयोग ने और ये कदम उठाए हैं टीएमसी विधायक पर। इलेक्शन कमीशन ने ये कदम उठाया है। सीधा चलते मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता के पास जो हमारे पास ताजा जानकारी के साथ अब जुड़ रहे हैं। अंकित, अब बड़ा कदम उठाया है इलेक्शन कमीशन ने नरेंद्र नाथ के खिलाफ। बिल्कुल प्रीति, और अगर हम जो है बात करें तो कल ही जो है बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल भी केंद्रीय चुनाव आयोग से मिला था और नरेंद्र नाथ के इस बयान को लेकर के अपनी शिकायत भी दर्ज करवाई थी। बाकायदा ज्ञापन सौंपा था और ये कहा था कि ये मतदाताओं को डराने की कोशिश हो रही है और इस पर रोक लगनी चाहिए। और इसी के बाद में केंद्रीय चुनाव आयोग का ये आदेश आज सामने आया है जिसमें नरेंद्र नाथ के चुनाव प्रचार पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि वो मीडिया के सामने आकर भी किसी तरीके का बयान नहीं देंगे, तो नरेंद्र नाथ के खिलाफ एक तरीके से केंद्रीय चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है कि पूरी तरह से उनको जो है चुनाव प्रचार से अलग कर दिया गया है और 7 दिनों के लिए ये रोक लगाई गई है। ये तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आपको अंकित गुप्ता। अंकित के मुताबिक अब अगले 1 हफ्ते तक नरेंद्र नाथ वहां पर होने वाले उपचुनाव में किसी भी तरह का प्रचार नहीं कर पाएंगे। लगातार बीजेपी इस बात की शिकायत कर रही है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं युद्ध हो रहा है। इलेक्शन कमीशन के सामने भी उन्होंने यही प्रेजेंटेशन दिया था और उसके बाद अब नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती पर चुनाव प्रचार करने पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है। 7 दिनों तक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती किसी भी विधानसभा या लोकसभा में होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार नहीं कर पाएंगे। बंगाल में लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव चल रहे हैं। प्रकाश सिन्हा हमारे साथ इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ सीधे कोलकाता से जुड़ गए हैं। प्रकाश, बड़ा झटका है टीएमसी के लिए। उनके एक नेता जिनके प्रचार अभियान को लेकर लगातार बीजेपी सवाल उठा रही थी, उनके प्रचार करने पर रोक लगा दी गई है। बिल्कुल, पूरा मामला एक वीडियो वायरल होने के बाद हुआ। आपने देखा होगा वीडियो वायरल जो वीडियो हुआ उसमें दिख रहा है कि नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती वो सीधे तौर पर कह रहे हैं, धमकाने की बात कह रहे हैं कि बीजेपी के जो वोटर हैं उनको धमकाइए, उनको डराइए, उनको घरों से नहीं निकलने दीजिए। ये वीडियो वायरल होने के तुरंत बाद बीजेपी का एक प्रतिनिधि दल चुनाव आयोग जाता है, वहाँ शिकायत दर्ज कराता है और उसके बाद चुनाव आयोग से जो खबरें मिल रही है, आज सुबह 10 बजे से 6 तारीख की रात 8 बजे तक किसी भी तरह से वो किसी भी तरह का कोई प्रचार नहीं कर पाएंगे, कोई रैली नहीं कर पाएंगे, किसी भी तरह का कोई इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे। यानी कि चुनाव जो बाई इलेक्शंस होने हैं आसनसोल में या दूसरी जगह, वहाँ किसी भी तरह के प्रचार में वो लिप्त नहीं हो पाएंगे और भाग नहीं ले पाएंगे। तो एक बड़ा झटका कहा जा सकता है क्योंकि वो जाने माने विधायक हैं और बड़े नेता हैं आसनसोल, जहाँ उपचुनाव होना है, बाई इलेक्शन होना है। प्रकाश, जिस तरह की ये जो रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है नरेंद्र नाथ पर, मैं आपसे एक सफाई मांगना चाह रही हूं कि उन्हें कहा गया है कि वो मीडिया से भी किसी भी तरह से बात नहीं कर सकते। अब वो प्रचार से जुड़ी बात नहीं कर सकते या फिर अपनी सफाई कि उनका जो उस वीडियो में जो भी दिखा है उसको भी नहीं साफ कर सकते सबके सामने, किसी भी तरह से वो मुखातिब नहीं हो पाएंगे मीडिया के सामने। नहीं, देखिए, कल तक वो मीडिया से मुखातिब हुए हैं और उन्होंने साफ तौर पे कल मीडिया को इंटरव्यू दिया था और कहा था कि ये वीडियो जो है, जो वायरल हुआ है, ये काफ़ी पुराना वीडियो है। तो वो अपनी तरफ से सफाई कल ही दे चुके हैं। अब आज जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत उन पर जो पाबंदी लगाई गई है, उसके बाद से वो किसी तरह का इंटरव्यू भी नहीं दे पाएंगे, कोई रैली नहीं कर पाएंगे, रोड शो नहीं कर पाएंगे, किसी तरह के चुनाव प्रचार में भाग नहीं ले पाएंगे। ये जो उपचुनाव हो रहे हैं ये ज्यादातर वही सीटें हैं जहां पर बीजेपी जीती थी। क्या टीएमसी को डर सता रहा है कि अगर निष्पक्ष मतदान होने दिया, बीजेपी के वोटर बाहर निकले, तो एक बार फिर से बीजेपी इन सीटों पर जीत सकती है?
बिल्कुल, कहीं ना कहीं डर जरूर सता रहा होगा, क्योंकि ये जो है जो जहां चुनाव हो रहे हैं ये हिंदी भाषी बेल्ट्स हैं। और मैं आपको बता दूं जो हिंदी भाषी वोटर्स है, जहां नॉन बंगाली वोटर्स कहा जाता है जिनको, यहाँ उनमें बीजेपी की पैठ अभी भी है। और आपको पता होगा कि आसनसोल में बीजेपी पहले भी अच्छा कर चुकी है और इस सीट पर बीजेपी का कब्जा था। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं डर सता तो जरूर रहा है। शायद इसी वजह से अनर्गल तमाम जो अपडेट्स आ रही है कोलकाता से, उन पर नजर बना के रखिए। हम आपके पास लौटेंगे वापस बाद में। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ममता बनर्जी ने जो बयान दिया है उसे आपत्तिजनक बताया जा रहा है। उसके उन्होंने क्या कहा है, वहां जो बच्चे फंसे थे उनको लेकर, ये जरा सुन लीजिए एक बार ममता बनर्जी ने क्या कहा। तुमको सोचना नहीं चाहिए युद्ध लगाने के पहले कि हमारा लड़का लोग जब वापस आएगा कहां खाएगा, कहां जाएगा, कैसे पढ़ेगा। बड़ा बड़ा बात करते हैं। मैकॉले के ज़माने से, अंग्रेज़ों के ज़माने से जो उन्होंने शिक्षा व्यवस्था बनाई थी, वही शिक्षा व्यवस्था चली आ रही है। उसके अंदर कोई बहुत मूलभूत बदलाव नहीं किया गया। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था बनाई थी कि बच्चे डिग्री लेंगे और डिग्री बीए, बीकॉम, बीएससी, उसको कोई किसी भी तरह से कम नहीं कह रहा मैं, लेकिन वो डिग्री लेने के बाद आज का युवा जो है वो नौकरी ढूंढने के लिए फिर निकलता है बेचारा, और नौकरी के बाजार में, नौकरी के मार्केट में वो अपने आप को दर दर की ठोकरें खाता हुआ पाता है। दिल्ली के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सुधार हुए हैं, तरह तरह के सुधार हुए हैं। सरकारी स्कूल जो पहले बहुत खराब होते थे अब बहुत शानदार बन गए हैं। गरीबों के बच्चों को अब एक ही स्कूल में, सरकारी स्कूल में, एक ही स्कूल में रिक्शे वाले का बच्चा, आईएएस अफसर का बच्चा, जज का बच्चा, अमीरों का बच्चा और गरीबों का बच्चा सब एक ही बेंच पे बैठ के पढ़ते हैं, एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है और शानदार नतीजे आ रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। सरकारी स्कूलों के शानदार नतीजे आ रहे हैं। अब धीरे धीरे हम लोगों ने उसके ऊपर शिक्षा के कंटेंट पे काम करना चाहिए। पढ़ा क्या रहे हैं हम लोग, जो हम पढ़ा रहे हैं क्या वो सार्थक है? क्या इस पढ़ाई के बाद हमारे बच्चों को बाहर जाके रोजगार या नौकरी मिलेगी? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।